हे गाइस, वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी। इस वीडियो में हम करेंगे यूपीएसआई की क्विज। देखिए, जो यूपीएसआई का एग्जाम जो लास्ट हुआ था वो हुआ था 2017 में। तो इस वीडियो में जो क्वेश्चन उठाए गए हैं वो उठाए गए 21 दिसंबर 2017 को जो एग्जाम हुआ था थर्ड शिफ्ट का। तो उसके कुछ क्वेश्चन है इसमें जो कवर किए जाएंगे। देखिए, एक तो आएगा पॉलिटी के जितने भी क्विज हैं, साथ में इकोनॉमिक्स के जो भी क्विज हैं, तो उन दोनों कवर किया जाएगा। तो चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, जीवन का संरक्षण और व्यक्तिगत आजादी डैश मौलिक अधिकार के अंग इनमें से कौन से मौलिक अधिकार है। तो देखिए, भारत के संविधान में जितने भी स्वतंत्रता दी गई है तो वो दी गई है आर्टिकल 19 से लेकर 22 में, और यहाँ आता स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल ठीक है। ठीक है, पर आपसे देखिए यहाँ पे ये ऑप्शन ना देके अगर आपसे आर्टिकल पूछ लिए जाते हैं कि जीवन का जो संरक्षण है वो कौन से आर्टिकल में आता है, ठीक है, तो याद रखना आपको ये आता है आर्टिकल 21 में। आर्टिकल 21 में बोला गया है टू प्रोटेक्ट द पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी, मतलब सरकार क्या करेगी, सरकार लोगों के जीवन का संरक्षण देगी और उनको साथ में व्यक्तिगत आजादी देगी। ठीक है, आर्टिकल पूछा जाता तो ऑप्शन 21 सॉरी आर्टिकल 21 बिल्कुल सही होता, और वैसे अगर पूछा जाता उसको ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है। आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। यहाँ पे लिखा हुआ है कि भारत सरकार के राजस्व और व्यय के लेखा परीक्षा के लिए भारतीय संसद द्वारा गठित संसद के चयनित सदस्यों की एक समिति है। इनमें से कौन सी समिति है जो भारत सरकार के राजस्व और व्यय के ऊपर एक अपना नियंत्रण स्थापित करती है। तो ये करती है लोक लेखा समिति। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी, पीएसी। देखिए, जो पीएसी होता है इसकी जो स्थापना की जाती है, मतलब इसका जो गठन किया जाता है, तो ये किया जाता है लोकसभा स्पीकर के द्वारा। और इसमें जो टोटल सदस्य होते हैं, इसमें होते हैं 22 सदस्य, जिसमें से क्या होता है 15 जो सदस्य आते हैं ये आते हैं लोकसभा से, और 7 जो सदस्य आते हैं ये आते हैं राज्यसभा से। ठीक है, और एक और चीज इसी के साथ में देखिए, जो पीएससी का जो अध्यक्ष होता है वो हमेशा होता है कौन, अपोजिशन लीडर, मतलब विपक्ष का नेता। जो भी लोकसभा में विपक्ष का नेता होगा वो हमेशा क्या होगा, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होगा। तो इस समय जो विपक्ष के नेता कौन है, उनका नाम है अधीर रंजन चौधरी, यह है कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी। अधीर रंजन चौधरी, तो अधीर रंजन चौधरी कौन है, इस समय लोक लेखा समिति के अध्यक्ष है। ठीक है, इसी के साथ में देखिए ऑप्शन बी सी डी भी देख लेते हैं। इसका इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ठीक है। देखिए, यहाँ पे बी में बोला गया है कि सीएजी का आपको पता है काम क्या है, वो क्या करता है, भारत सरकार और राज्य सरकार के जितने भी खाते होते हैं उनका ऑडिट करता है। और अभी हाल में नए सीएजी बने हैं, इनका नाम क्या है, 14वें नंबर के, इनका नाम है जीसी मुर्मू, जीसी मुर्मू। और सीएजी जो आता है भारत के संविधान में, ये आता है आर्टिकल 148 से लेके 148 से लेके 151 में। और तीसरी जो समिति है वो है सार्वजनिक उपक्रम। सार्वजनिक उपक्रम मतलब जो सरकारी कंपनियों उनके ऊपर जो नियंत्रण स्थापित करती है वो करती है सार्वजनिक उपक्रमों की समिति। इसकी भी स्थापना कौन करेगा, लोकसभा स्पीकर करता है। इसमें भी जो सदस्य होते हैं वो कितने, 22 होते हैं। 15 आते हैं लोकसभा से और 7 आते हैं कहाँ से, राज्यसभा से। 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। इस समय यहाँ पे सार्वजनिक उपक्रमों पर समिति की जो अध्यक्ष है वो है मीनाक्षी लेखी, बीजेपी की नेता है मीनाक्षी लेखी। ठीक है, और वित्त आयोग, तो वित्त आयोग आप सभी लोगों को पता होगा, ये आता है आर्टिकल 280 में। और अभी 15वें नंबर का वित्त आयोग काम कर रहा है। इसके अध्यक्ष कौन है, इनके अध्यक्ष हैं एनके सिंह। और इसी के साथ में देखिए, अगर एक क्वेश्चन यहाँ पे यह बन जाता है कि जो संसद होती है, संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी होती है, तो आपको याद रखना है संसद की जो सबसे बड़ी समिति होती है वो होती है प्राक्कलन समिति, प्राक्कलन एस्टीमेट कमेटी इसको बोलते हैं। और प्राक्कलन समिति में जो सदस्य होते हैं वो होते हैं 30, सबसे बड़ी समिति होती है। और इस 30 के 30 सदस्य जो आते हैं वो आते हैं लोकसभा से। तो आई होप इतनी चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। यहाँ पे लिखा हुआ मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, मतलब कार्यकाल डैश वर्ष का होता है, या वर्ष तक उम्र जो भी हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत निर्वाचन आयोग, ये जो आता है आर्टिकल कौन से में आता है, ये आता है आर्टिकल 324 से लेकर आर्टिकल 329 में। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो 3 सदस्यीय एक निकाय, जिसमें क्या होता है, एक होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इसके साथ में 2 होते हैं इलेक्शन कमिश्नर। और इस समय जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो कौन है, सुनील अरोड़ा, सुनील अरोड़ा। और इनका जो कार्यकाल कितना होता है, तो देखिए इनका जो कार्यकाल होता है वो होता है 6 साल या 6 वर्ष, या आयु 65 वर्ष, जो भी दोनों में से पहले आ जाए। या तो उसका कार्यकाल 6 साल पहले हो जाए या उसकी आयु 65 साल पहले हो जाए, जो भी दोनों में से पहले हो जाएगा तो उस समय उसको क्या कर देंगे, रिटायर कर दिया जाएगा। साथ में देखिए, अगर आपसे पूछा जाता है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसकी स्थापना कब की गई है, तो इसकी स्थापना की गई है 25 जनवरी 1950 को। और इसी वजह से जो नेशनल वोटर डे आता है, मतलब राष्ट्रीय मतदाता दिवस है, वो 25 जनवरी को बनाया जाता है। इसलिए बनाया जाता है कि इस दिन क्या हुआ था, इस दिन जो इलेक्शन कमीशन है उसकी स्थापना की गई थी। साथ में अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत के पहले जो निर्वाचन आयुक्त, मतलब चुनाव मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो उनका नाम था सुकुमार सेन, सुकुमार सेन। ठीक है, इतनी चीज आपको क्लियर है। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा हुआ वार्षिक तौर पर देशों की श्रेणी निर्धारित करते समय उनके अनुमानित भ्रष्टाचार के स्तर के आधार पर, जैसा कि विशेषज्ञ आकलन और अभिमत सर्वेक्षण द्वारा निर्धारित किया जाता है, भ्रष्टाचार बोध सूचक जिसको बोलते हैं सीपीआई प्रकाशित करता है। इसका मतलब देखिए ये है
कि एक रिपोर्ट आती है इसका नाम है भ्रष्टाचार बोध सूचक, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं सीपीआई, इंग्लिश में इसको बोलते हैं करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। तो प्रश्न यहाँ पे ये पूछा गया जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है वो इनमें से किस संगठन के द्वारा जारी किया जाता है। तो देखिए ये जो जारी किया जाता है, ये किया जाता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा, ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक है। और जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है इसकी जो स्थापना की गई थी, ये की गई थी 1993 में। और इसका जो हेडक्वार्टर आता है, ये आता है जर्मनी की कैपिटल बर्लिन में। बर्लिन में इसका हेडक्वार्टर है, जर्मनी की कैपिटल, ठीक है। और अभी इसकी जनवरी के महीने में रिपोर्ट आ चुकी है, हर साल रिपोर्ट जारी की जाती है जनवरी के महीने में, ठीक है। तो जनवरी 2020 में इसकी रिपोर्ट आई है। इसमें क्या बताया गया, इसमें बताया गया कि जो इंडिया की रैंक है, इंडिया की रैंक है वो आई है 80, कितने देशों में, 180 देशों में, ठीक है, 2020 में। और अगर 2019 में इंडिया की रैंक देखा जाता है तो 2019 में इंडिया की रैंक थी 78, मतलब भारत की रैंक है 2 अंक गिरी है नीचे, मतलब भारत में जो भ्रष्टाचार है वो बढ़ा है। अब इसमें पहले नंबर पे कौन सा देश आया है, तो पहले नंबर पे इसमें जो देश आया वो आया डेनमार्क। डेनमार्क की जो रैंक आई है वो आई है सबसे पहले पे, मतलब फर्स्ट रैंक आई है। और सबसे लास्ट, मतलब कितने देशों में जारी की गई है, तो 180 देशों में जारी की गई है। तो लास्ट में जो देश आया वो कौन सा है, सोमालिया। सोमालिया सबसे लास्ट में आया, ठीक है। तो इतनी चीज आपको क्लियर है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त, जिसको बोलते हैं सीआईसी की नियुक्ति समिति का एक हिस्सा होता है। देखिए जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है, तो आप सभी लोगों को पता होगा कि भारत में एक कानून आया 2005 में, जिसको बोलते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन, मतलब सूचना का अधिकार। तो सूचना के अधिकार के अंदर क्या किया गया, सूचना के अधिकार के अंदर स्थापना, मतलब एक एक पद बनाया गया जिसका नाम क्या है, जिसको बोलते हैं चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। तो आरटीआई एक्ट 2005 है, आरटीआई एक्ट 2005, इसका सेक्शन 12 और सबसेक्शन 3 ये कहता है कि जब भी जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होगा, मतलब सीआईसी होगा, मुख्य सूचना आयुक्त, इसकी जब भी नियुक्ति होगी तो उस कमेटी में 3 व्यक्ति शामिल होंगे। कौन कौन शामिल होंगे, एक तो होंगे प्रधानमंत्री, ठीक है। दूसरे कौन से होंगे, दूसरे व्यक्ति होंगे एक एक प्रधानमंत्री के द्वारा नामित कोई भी केंद्रीय मंत्री, मतलब यूनियन मिनिस्टर, कोई भी हो सकता है जो प्रधानमंत्री जिसको नामित करता है। और एक कौन होगा, एक होंगे विपक्ष के नेता, मतलब अपोजिशन लीडर। ये तीनों व्यक्ति क्या करते हैं, ये तीनों व्यक्ति मिलकर एक कमेटी बनाते हैं। और वो कमेटी क्या करती है, वो कमेटी जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है, मतलब केंद्रीय सूचना आयुक्त, केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त, इसकी नियुक्ति कर लेता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा आएगा, देखिए लोकसभा में विपक्ष के नेता बिल्कुल ठीक है, प्रधानमंत्री बिल्कुल ठीक है, भारत के मुख्य न्यायाधीश और भारत के राष्ट्रपति होते ही नहीं है, तो मतलब पी और क्यू दोनों सही है, ऑप्शन 20 का बिल्कुल ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, और इसी के साथ में देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे ये आ जाता है कि वर्तमान में भारत में मुख्य सूचना आयुक्त कौन है। तो देखिए वर्तमान में जो भारत में मुख्य सूचना आयुक्त है, इनका नाम है बिमल जुल्का, बिमल जुल्का। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे लिखा हुआ 1993 में लागू हुए संवैधानिक डैश अधिनियम का गठन राज्य स्तर या राष्ट्रीय स्तर की तरह की जमीनी स्तर पर भी लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए संवैधानिक स्वीकृति प्रदान करने के लिए किया गया था। देखिए इसका मतलब यह है कि इनमें से कौन सा संविधान संशोधन है जिसमें क्या किया गया था, जिसके द्वारा भारत में पंचायतों की स्थापना की गई थी। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि भारत में जो पंचायतों की स्थापना तो 1959 से की कर दी गई थी, पर उनको जो संवैधानिक दर्जा दिया गया था, ये दिया गया था 73rd संविधान संशोधन हुआ था कब, 1993 में। और ये जो संविधान संशोधन था, ये जो लागू किया गया था, ये संविधान संशोधन ये लागू किया गया था 24 अप्रैल 1993 से। इसी वजह से जो पंचायत दिवस है, पंचायत दिवस ये कब बनाते हैं, ये बनाते हैं 24 अप्रैल को, ठीक है। तो इसको ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ पे ये आ जाता है, देखिए कि जब पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे, तो ये आपको याद रखना है। उस समय जो राष्ट्रपति थे उनका नाम था शंकर दयाल शर्मा, 1993 में शंकर दयाल शर्मा। और ये प्रधानमंत्री उस समय कौन थे, तो 1993 में जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम था पीवी नरसिम्हा राव। तो आई होप इतनी चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ ग्राम पंचायतों के सदस्यों का कार्यकाल कितने साल का होता है। सीधी सी बात है, इसका कितने साल का होगा, 5 साल का। भारत में जितने भी डेमोक्रेटिक पोस्ट है, मतलब लोकतांत्रिक जो पोस्ट है, उन सबका जो कार्यकाल है वो कितने साल का, वो 5 साल का। तो ऑप्शन 20 का आप लगा सकते हैं आराम से। हाँ, जो अगला क्वेश्चन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ इनमें से कौन सा शब्द सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, इसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, जो पारित किया गया था 2000 में, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 की धारा 3, जो कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डों के प्रमाणीकरण से संबंधित है, के साथ नहीं जुड़ा। मतलब इनमें से कौन सा शब्द है जो आईटी एक्ट 2000 की सेक्शन 3 मतलब धारा 3 में नहीं आता है। तो पब्लिक की मतलब आता है कुंजी, बिल्कुल प्राइवेट कुंजी भी आता है। हैश फंक्शन मतलब मैपिंग जो होता है, जैसे गूगल मैप चल रहा है तो ये भी आता है, ठीक है। बिजेट जो शब्द है, ये ऑप्शन डी इसका बिल्कुल ठीक है। बिजेट जो शब्द है वो आईटी एक्ट 2000 के सेक्शन 3 में शामिल नहीं किया गया है, ठीक है। और इसी के साथ में देखिए एक करंट में यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है। आप सभी लोगों को पता होगा जून के लास्ट वीक में जो भारत सरकार है उसके द्वारा 60
टिकटॉक के साथ में 59 मतलब टोटल 60 जो चाइनीज ऐप थे उनको बैन किया गया था। तो अब यहाँ पे देखिए आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि ये जो 60 चाइनीज ऐप थे उनको जो बैन किया गया था वो आईटी एक्ट के कौन से सेक्शन में बैन किया गया था। तो आपको याद रखना है जो 60 चाइनीज ऐप जो बैन किए गए थे उनको आईटी एक्ट 2000 के सेक्शन 69A इसके द्वारा बैन किया गया था। ठीक है, तो इतनी चीज आपको क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र और राज्य के बीच विधायी शक्तियों के वितरण को निरस्त करता है। मतलब केंद्र और राज्य सरकार के बीच में जो पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन उसको समाप्त कर सकता है और किसी भी दूसरे देश के साथ किसी कारनामे समझौते या संधि पत्र को लागू करने के लिए पूरे भारत के लिए किसी भी कानून को बनाने को केंद्र को अधिकार देता है। तो देखिए ये है आर्टिकल 253। आर्टिकल 253 कहता है कि भारत की जो संसद होगी वो क्या कर सकती है, वो राज्यों के साथ अपने जितने भी संबंध है उनको समाप्त कर सकती है। साथ में अगर कोई भी दूसरे देशों के साथ भारत के जो भी समझौते होते हैं तो उन समझौतों को लागू करने के लिए कोई भी कानून बना सकती है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ठीक है। तभी बोला जाता है कि भारत में जो संसद है वो सर्वोपरि है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है केंद्र और राज्यों के बीच विधायी विषयों के वितरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। पी है सबसे पहला, संघ सूची में दिए गए विषयों पर केवल केंद्रीय सरकार ही कानून बना सकती है। बिल्कुल, अगर यूनियन लिस्ट में जो काम लिख दिए, देखिए यूनियन लिस्ट में है टोटल 97 वर्क, यूनियन लिस्ट में कितने 97, इन 97 कामों पे जो भी कानून बनाएगा तो वो केवल और केवल कौन बना सकता है, वो संसद ही बना सकती है, मतलब केंद्र सरकार, और कोई कानून नहीं बना सकता है। दूसरा लिखा हुआ है राज्य सूची पर दिए गए विषयों पर संघ और राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सकती हैं। तो बिल्कुल देखिए यहाँ पे जो राज्य सूची है, राज्य सूची पे जो काम लिखे गए हैं उस पर केंद्र कानून नहीं बना सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्यू इसका बिल्कुल ठीक है, मतलब कौन सा सही है, तो इसका पी वाला सही है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल ठीक है। ठीक है, और साथ में इसी के साथ में देखिए अगर आपसे ये तो बता दिया मैंने यूनियन लिस्ट में कितने काम है 97, अगर पूछा जाता राज्य सूची में कितने काम है तो राज्य सूची में जो काम दिए गए हैं वो है 67। और आपसे पूछा जाता है देखिए यहाँ पे ऑप्शन क्यू, यहाँ पे था राज्य सूची, अगर राज्य सूची के यहाँ पे समवर्ती सूची होता, समवर्ती सूची होता तो ये वाला क्यू वाला भी सही होता। क्यों, समवर्ती जो सूची है कंकरेंट लिस्ट इसको बोला जाता है, इसमें 97 काम है, समवर्ती सूची सॉरी 47 काम है। तो जो समवर्ती सूची है उस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। तो इसका ऑप्शन बी इसका डी इसका बिल्कुल ठीक है, केवल पी इसका बिल्कुल सही है और क्यू इसका गलत है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे लिखा हुआ है कौन सा प्राधिकरण या प्राधिकारी भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का संचालन करता है। देखिए ये जो भारत में टोटल जो चुनाव होते हैं वो होते हैं 8 तरीके के। कौन कौन से, एक तो होता है राष्ट्रपति का चुनाव, दूसरा होता है उपराष्ट्रपति का चुनाव, तीसरा होता है लोकसभा का, चौथा होता है राज्यसभा का, और इसके बाद होता है पांचवा होता है विधानसभा का, लेजिस्लेटिव असेंबली का, और इसके बाद होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल का, मतलब विधान परिषद। तो ये जो 6 चुनाव हैं इनको करा था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इसमें वाइस प्रेसिडेंट आया, बिल्कुल आया, तो ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक है। अब मैंने बताया अभी 8 चुनाव आते हैं, तो फिर 2 चुनाव कौन से बचे, देखिए ये बचे, एक तो पंचायतों के चुनाव, ठीक है, जो गांव में पंचायतों में होते हैं, और एक होता है शहरों में नगर पालिका नगर निगम उनके चुनाव। तो इन दोनों को जो कराता है वो कराता है राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक है, तो आपको याद रखना इसका ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक है, भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा इसके चुनाव करवाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे लिखा हुआ निम्न में से किसको मौलिक अधिकार से कानूनी अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया है। और सिंपल है, देखिए 44th अमेंडमेंट किया गया था कौन से ईयर में, 1978 में। और इसके द्वारा क्या किया गया था, इसके द्वारा जो एक संपत्ति का अधिकार था आर्टिकल 31 में जो आता था, आर्टिकल 31 में जो आता था उसको कहाँ पे पहुंचा दिया था, उसको पहुंचा दिया था आर्टिकल 300A में। ये पहले मौलिक अधिकार था, अब इसको क्या बना दिया, इसको कानूनी मतलब लीगल राइट्स बना दिया। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे लिखा हुआ निम्नलिखित में कौन सा संगठन क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर दुनिया भर में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, जिसको एफडीआई बोला जाता है, इंग्लिश में बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, में रुझानों की रिपोर्ट प्रकाशित करता है। मतलब कौन सा संगठन ये बताता है कि किस देश में कितना एफडीआई आया। तो ये यूनाइटेड नेशन का एक संगठन है जिसका नाम है अंकटाड, इसको बोलते हैं UNCTAD, अंकटाड फुल फॉर्म है इसका, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो ऑप्शन 20 का बिल्कुल ठीक है। और साथ में देखिए आपको यहाँ पे अंकटाड का हेडक्वार्टर जो आता है, ये आता है कहाँ पे, जिनेवा में। जिनेवा कहाँ पे, स्विट्जरलैंड में। इसकी स्थापना जो की गई थी वो की गई थी 1964 में। ठीक है, आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पे बोला गया है कि संविधान के अनुच्छेद डैश के तहत सर्वोच्च न्यायालय में, और संविधान के अनुच्छेद डैश के तहत किसी राज्य के उच्च न्यायालय में जनहित याचिका मतलब
PIL इसको बोलते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, लोकहित मामले भी बोल देते हैं इनको, ठीक है। तो दायर की जा सकते हैं, तो देखो सुप्रीम कोर्ट में की जा सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत, और हाई कोर्ट में की जा सकते हैं आर्टिकल 226 के तहत। तो कौन सा, ऑप्शन 20 का बिल्कुल ठीक है। और आपसे देखिए, ये भारत में जो PIL का कंसेप्ट है, लोकहित विवाद है, इनका जो कंसेप्ट है ये कहां से लिया गया, अमेरिका में, अमेरिका से लिया गया, ठीक है, ये आपको याद रखना है। पर अमेरिका में इसको PIL नहीं बोला जाता, अमेरिका में इसको बोलते हैं SAL मतलब सोशल इंटरेस्ट, सॉरी सोशल एक्शन लिटिगेशन। अमेरिका में SAL बोलते हैं, भारत में PIL बोलते हैं। और आपसे पूछा जाता है कि भारत में PIL के जनक कौन माने जाते हैं, मतलब कौन से मुख्य न्यायाधीश हैं जिन्होंने PIL चालू करवाने का मुख्य श्रेय जिनको जाता है। तो ये थे कौन, PN भगवती, ठीक है। तो ऑप्शन 20 का बिल्कुल ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन होंगे ये दो। यहाँ पे लिखा हो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, जजों की संख्या इनमें से कौन बदल सकता है। तो देखिए पहले आप, ये तो लास्ट 2019 का ही न्यूज है कि जो सुप्रीम कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट में टोटल होते थे पहले कितने जज, 31 जज होते थे। सरकार क्या है, सरकार ने अगस्त 2019 में एक बिल लेके आई और जिसके द्वारा क्या कर दिया, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की जो संख्या है उसको बढ़ा के कर दिया 34, जिसमें से क्या होता है 33 होते हैं अन्य जज और एक होता है मुख्य न्यायाधीश, और यहाँ पे होते हैं 30 अन्य जज और एक होता है मुख्य न्यायाधीश। तो 30 से ये क्या कर दिया, 33 बढ़ा के कर दिए। किसके द्वारा की जाती है, तो याद रखना हमेशा ये किसके द्वारा किया जाएगा, कानून बनाया जाएगा इसके द्वारा संसद में। तो ऑप्शन 20 का बिल्कुल ठीक है। और लास्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे बोला गया, भारत में 3 स्तरीय पंचायती प्रणाली कितनी जनसंख्या से ऊपर वाले राज्यों में। देखिए यहाँ पे बोला गया कि जितने भारत में जितने भी राज्य हैं उन सब में क्या होगा, तो 3 टीयर मतलब 3 स्तरीय पंचायती व्यवस्था स्थापित की जाएगी, परंतु उन राज्यों को छूट दी गई है जिन राज्यों में आबादी 20 लाख से कम है। तो ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन सी। अगर यहाँ पे 20 लाख से ऊपर वाले जो राज्य उनको बनानी है मतलब 3 स्तरीय पंचायती, और जिनके 20 लाख से कम है, 20 लाख या 20 लाख से कम है, तो उनको क्या बनानी है, उनको बनानी है 2 स्तरीय। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल ठीक है। तो आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ओके, थैंक यू।